हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 571 प्रवक्ता के पदों पर निकले हुए विज्ञापन को पूरी तरह से। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 12 अक्टूबर से आप आवेदन कर सकते हैं प्रवक्ता के 571 पदों के लिए और आखिरी डेट है फॉर्म भरने की 1 नवंबर रात 12 बजे तक और फीस जमा करने की आखिरी डेट भी 1 नवंबर ही है। लेकिन इसका प्रिंट आउट और बाकी डॉक्यूमेंट्स को लगाकर जो आयोग भेजने की तिथि है वो है 16 नवंबर शाम 6 बजे तक। अब देखते हैं इन्होंने क्या महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। पहला ही जो इन्होंने निर्देश दिया है वो आरक्षण के ऊपर है कि आप वर्टिकल या हॉरिजेंटल किसी भी तरह का अगर आप आरक्षण अप्लाई करते हैं, यानी कि अगर आप ST, SC, OBC, EWS या फिर महिला शाखा का कोई भी आरक्षण आप अप्लाई करते हैं तो उसे आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र में ज़रूर भरना है। अगर आप ऑनलाइन आवेदन पत्र में उस कैटेगरी में टिक नहीं करते हैं तो वो आरक्षण आपको नहीं दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट है, अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि वह ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि अर्थात 1 नवंबर तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करता हो। मतलब जो अनिवार्य अर्हता है इसके लिए, यानी कि MA, MSc, MCom, B.Ed, जो भी आपकी मास्टर डिग्री है सब्जेक्ट में, और B.Ed या फिर LT का डिप्लोमा, वो आपके पास जरूर हो। अर्हता को हम अभी नीचे देखेंगे इन्होंने और बाकी क्या क्या अर्हता दी है। इसके बाद इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी बताई है कि जब आप ऑनलाइन OTR भरते हैं तो उसमें जब आप क्वालिफिकेशन डिटेल डालते हैं तो वहाँ पर वो मार्कशीट इशूइंग डेट मांगता है। तो वो उस डेट में आपने कौन सी डेट भरनी है, आपने सर्टिफिकेट की डेट ना भरकर मार्कशीट की ही डेट वहाँ पर भरनी है। ये इन्होंने पॉइंट नंबर 2 में मेंशन किया है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 है जिसमें इन्होंने कहा है कि आपको हाई स्कूल से लेकर B.Ed तक या LT जो भी आपने पहले किया हो तो वहाँ तक के आपको सभी डॉक्यूमेंट्स वेबसाइट पर भी अपलोड करने हैं और सभी जो आपके अधिमानी अर्हता या आपके आरक्षण से संबंधित डॉक्यूमेंट हैं उनको भी अपलोड करना अनिवार्य है और वो वैलिड होने चाहिए और पठनीय यानी कि विजिबल होने चाहिए, पढ़ने में आने चाहिए वो। देन इन्होंने कहा है कि फर्जी प्रमाण पत्र वाले आई थिंक वो तो आवेदन करेंगे ही नहीं। देन पॉइंट नंबर 6 में इन्होंने कहा है कि अर्हता आरक्षण से संबंधित श्रेणी, उप श्रेणी, विषय, शाखा, आयु एवं परीक्षा केंद्र इत्यादि में किसी भी प्रकार के संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि एक बार आप ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं तो उसे बहुत केयरफुली भरें, अदरवाइज ये फिर आपको करेक्शन करने का मौका नहीं देने वाले हैं। देन पॉइंट नंबर 7 में इन्होंने कहा है कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही आप शुल्क भर सकते हैं और किसी ने भी अगर कम शुल्क भरा तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 8 में इन्होंने कहा है कि एक अभ्यर्थी को एक ही ऑनलाइन आवेदन करना है। पुरुष अभ्यर्थी केवल सामान्य शाखा के लिए तथा महिला अभ्यर्थी दोनों शाखाओं, महिला एवं सामान्य शाखा दोनों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। और इन्होंने साथ में ये भी कहा है कि एक से अधिक विषयों के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको आवेदन करना है तो आपको अलग अलग आवेदन करना होगा और उसके लिए आपको शुल्क भी अलग अलग जमा करना होगा। तो अगर एक महिला अभ्यर्थी 2 सब्जेक्ट्स के लिए आवेदन करती है, जैसे कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों के लिए वो आवेदन करती है, तो उसे सामान्य शाखा का 150 रुपये शुल्क देना होगा। देन उसे महिला शाखा का 150 रुपीज़ शुल्क देना होगा एक विषय में। फिर दूसरा विषय जैसे कि वो अंग्रेजी भी ऑप्ट करती है तो उसे उसमें भी 150 सामान्य शाखा और 150 महिला शाखा का शुल्क देना होगा, यानी कि उसे टोटल 600 रुपये शुल्क देना होगा। और इसी प्रकार अगर वो 3 सब्जेक्ट्स के लिए आवेदन करती है तो उसे 900 रुपये शुल्क देना होगा और उसे अलग अलग आवेदन भरने होंगे। महिला शाखा का अलग आवेदन, सामान्य शाखा का अलग आवेदन भरना होगा, ठीक है। और उसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद उन सभी शाखाओं के अगर जितने भी सब्जेक्ट से आप फॉर्म भर रहे हैं उतने सब्जेक्ट्स के प्रिंट आउट निकालकर अलग अलग लिफाफों में आपको सभी डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्ट करके भेजने होंगे। यानी कि अगर आपने 4 फॉर्म्स भरे हैं, टोटल 2 सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई किया है, तो आपको 4 लिफाफे बनाने पड़ेंगे सभी डॉक्यूमेंट्स को डालकर और उन्हें टाइम पर भेजना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 11 में इन्होंने बताया है कि परीक्षा जो होगी वो ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। उसके लिए जो इन्होंने पाठ्यक्रम दिया है उस पर हम एक वीडियो और बनाएंगे। और इसके सिवा इन्होंने कहा है कि जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उनकी भी इन्होंने डिटेल दी है, अभी नीचे देखेंगे हम जिन्हें। इसके बाद इन्होंने कहा है कि जो न्यूनतम अर्हता अंक होते हैं वो भी इन्होंने दिए हैं, लेकिन मेरिट वाइज ही इसमें सिलेक्शन होगा। इसके सिवा इन्होंने कहा है कि जो परीक्षा की तिथि है उसकी सूचना वेबसाइट और दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी।
ठीक है। पॉइंट नंबर 15 में एक बार फिर से ये कह रहे हैं कि जितने भी विषयों के लिए आप आवेदन करें उन सभी का प्रिंट आउट निकाल कर, उन सभी विषयों का जो आवेदन है उसका प्रिंट आउट निकालें और उसमें जितने भी शैक्षिक अभिलेख आपके हैं, अनिवार्य अभिलेख आपके हैं, और अगर कोई सरकारी सेवा में है तो अनापत्ति जो प्रमाण पत्र होता है NOC, वो भी आपको जमा करनी है और उसे आपको डाक द्वारा भेजना है और डाक की देरी के लिए किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होंगे। तो सभी अभिलेखों को स्वहस्ताक्षरित करके आपको भेजना है अलग अलग लिफाफों में डालकर। ये इन्होंने पॉइंट नंबर 16 में कहा है। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो आप लिफाफा बनाएंगे, लिफाफे के ऊपर परीक्षा का नाम, शाखा तथा विषय का अंकन अवश्य करें। तो लिफाफे का भी इन्होंने एक फॉर्मेट दिया है जिसको आपको फॉलो करना है। अब यहाँ पर हम 571 जो वैकेंसी है इनकी डिटेल देखते हैं। वैकेंसी मैंने आपको सुबह वाले वीडियो में बताई थी कि कितनी है। अब हम देखते हैं कि ये कैटेगरी वाइज कितनी है। तो 84 अगर हिंदी में सीटें हैं तो उसमें से 17 अनुसूचित जाति की हैं, 4 अनुसूचित जनजाति की हैं, 11 OBC और आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS की 8 सीट हैं और 44 सीट्स यहाँ पर सामान्य वर्ग के लिए हैं। अंग्रेजी में टोटल 74 हैं जिसमें से सामान्य वर्ग के लिए 39 हैं और बाकी के लिए अनुसूचित जाति के लिए 13, जनजाति के लिए 4 और OBC के लिए 11 और EWS के लिए 7 है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी सब्जेक्ट में इन्होंने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है। आप देख सकते हैं इसे, मैं स्क्रॉल करती हूँ। यहाँ पे इन्होंने हॉरिजेंटल आरक्षण किस तरीके से दिया है, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के बारे में डिटेल दी है। और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने जो दिव्यांगजन है उनके लिए किस तरीके से आरक्षण दिया है, उसकी डिटेल भी यहाँ पर दी है। देन आप देख सकते हैं महिला शाखा के पदों में टोटल 27 पद हैं, ये भी मैंने आपको सुबह बताए थे, जिसमें से इन्होंने जो पद हैं वो किस तरीके से कैटेगरी वाइज डिवाइड किए गए हैं ये यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं हिंदी में 4 पद हैं, तो एक अनुसूचित जाति, एक जनजाति और 2 सामान्य वर्ग के लिए हैं। इंग्लिश में अगर 1 पद है तो वो 1 सामान्य वर्ग का है। भौतिक शास्त्र में 2 पद हैं, एक अनुसूचित जाति के लिए है, एक OBC के लिए है, सामान्य के लिए कोई भी पद नहीं है। इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने महिला शाखा का आरक्षण भी दिया है। देन महिला शाखा का जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है उसको भी इन्होंने यहाँ पर दिखा रखा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो महिला शाखा में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण है इसकी डिटेल भी इन्होंने यहाँ पर दे रखी है। अब देखते हैं जो शैक्षिक अनिवार्य अर्हताएँ हैं और अधिमानी अर्हताएँ हैं वो क्या हैं। तो आप देख सकते हैं पद का नाम है प्रवक्ता समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, मनोविज्ञान और अंग्रेजी। इन सभी की जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है एक जैसी है, यानी कि आपको किसी भी विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर MA, MSc या MCOM की आपके पास उपाधि होनी चाहिए और उसके सिवा आपके पास B.Ed या LT डिप्लोमा होना चाहिए। ये 2 ही यहाँ पर अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है। बाकी अधिमानी में सभी के लिए है प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो, या फिर NCC का B या C सर्टिफिकेट आपके पास हो, या NSS का C सर्टिफिकेट आपके पास हो, तो ये आपके लिए अधिमानी अर्हता है। प्रवक्ता नागरिक शास्त्र में आपके पास MA में डिग्री होनी चाहिए राजनीति शास्त्र में, और उसके सिवा आपके पास B.Ed या LT डिप्लोमा होना चाहिए। जीव विज्ञान में आपके लिए जो अनिवार्य अर्हता है वो है या तो आप वनस्पति विज्ञान या आप जंतु विज्ञान में आपके पास स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए और B.Ed या LT डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। हिंदी के लिए है एक थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर क्वालिफिकेशन इन्होंने दी है कि आपके पास एक तो हिंदी में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए, साथ ही आपके पास विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय के साथ स्नातक या विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शास्त्री की उपाधि होनी चाहिए। तो या तो आपके पास संस्कृत में ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर आपके पास किसी विद्यालय से संस्कृत में शास्त्री की उपाधि होनी चाहिए। उसके सिवा आपके पास B.Ed या LT का डिप्लोमा होना चाहिए। संस्कृत के लिए भी इन्होंने क्वालिफिकेशन अलग दी है, जिसमें है विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा विधि द्वारा स्थापित किसी संस्कृत विश्वविद्यालय से आचार्य साहित्य, आचार्य व्याकरण, आचार्य फलित ज्योतिषी, आचार्य नव्य व्याकरण, आचार्य वेद, आचार्य तुलनात्मक दर्शन की उपाधि। तो ये सारी उपाधि अगर आपके पास हैं तो आप संस्कृत प्रवक्ता के लिए एलिजिबल हैं, और उसके सिवा आपके पास B.Ed या LT डिप्लोमा ज़रूर होना चाहिए। देन प्रवक्ता कला के लिए आपके पास चित्रकला, ड्राइंग, पेंटिंग में स्नातकोत्तर की
उपाधि होनी चाहिए, या रेखांकन में भी आपकी अगर उपाधि है तो वो चल जाएगी। और उसके सिवा आपके पास बीएड या एलटी डिप्लोमा जरूर होना चाहिए। फिर है प्रवक्ता कृषि, इसमें आपके पास कृषि शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए और इसके सिवा आपके पास बीएड या एलटी डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पर एक अनिवार्य अर्हता है कि आपको राज्य सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत जरूर होना चाहिए। और अगर आप ऑलरेडी राजकीय सेवा में हैं तो आपके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता नहीं है। और अगर कोई पूर्व सैनिक इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं और अगर वो भी सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में उन्होंने अगर पंजीकरण कराया है अपना, तो उनके लिए भी ये अनिवार्यता नहीं है। अदरवाइज़ आपको अगर आप पूर्व सैनिक या राजकीय सेवा में नहीं हैं तो आपको सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण जरूर कराना है। इसके सिवा हम देखते हैं यहाँ पे इन्होंने दिया है पद का स्वरूप लेवल 8 का ये पद है। और ये भी इन्होंने यहाँ पर दिया है कि अगर 2 अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त कर लें तो आयोग उनके नाम सेवा के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यता क्रम में रखेगा। तो यहाँ पे जो पुराने रूल्स हैं वो थोड़ा सा चेंज हुए हैं ऐसा दिखता है। तो प्रवक्ता के लिए आवेदन करने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए। तो आपका जन्म जो है वो 1 जुलाई 1999 के बाद नहीं हुआ होना चाहिए और 2 जुलाई 1978 से पहले भी नहीं हुआ होना चाहिए। दोनों ही कंडीशन में आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है। आयु में छूट के लिए इन्होंने जो भी रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं उनको छूट दी है यहाँ पर 5 वर्ष की, जिसे आप देख सकते हैं। और बाकी भी अलग अलग जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी यहाँ पर छूट है, जिसे आप देख सकते हैं इस पैसेज में। पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है ये भी दिया है। आप किस तरीके से आपको मेन्यू बार पे क्लिक करना है, हाउ टू अप्लाई पे जाना है, फिर अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। तो इसकी पूरी डिटेल आप इसको पढ़ सकते हैं। आयोग की वेबसाइट से पूरा विज्ञापन आप डाउनलोड करके इसे कम्प्लीटली पढ़कर आप आवेदन कर सकते हैं। किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं ये भी इन्होंने दिया है यहाँ पर। और ये है फीस स्ट्रक्चर, जो कि अनारक्षित ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए ऑलमोस्ट एक ही है। 150 रुपीज़ आपको शुल्क देना है। बाकी कैटेगरीज के लिए थोड़ा कम है। उत्तराखंड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 60 रुपीज़ है। बाकी जो दिव्यांगजन हैं और जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर कोई भी शुल्क नहीं है। इसके सिवा यहाँ पर इन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर्स की डिटेल दी है, जिसमें इन्होंने टोटल 20 सेंटर्स दिए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। और इसके सिवा इन्होंने ये कहा है कि ये जो परीक्षा है ये केवल लिखित होगी और ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, जिसके बेसिस पे ही सिलेक्शन होगा। यानी कि यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होगा, जैसा कि आज तक लेक्चरर के एग्जाम में देखा गया था। गलत आंसर के लिए आपका 1/4 1/4 यानी कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग के रूप में काटा जाएगा। ये भी इन्होंने यहाँ पर कहा है। तो नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में ज़रूर है। और इसके सिवा आपसे इन्होंने ये भी कहा है कि जो उत्तर कुंजी है, यानी कि क्वेश्चन पेपर आप जैसे अटैम्प्ट करेंगे उसके बाद उसी दिन आपको आंसर की भी अवेल करा दी जाएगी और 7 दिनों तक आपको आंसर की को चैलेंज करने के लिए आप अपना ऑब्जेक्शन प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसका चार्ज ये लेंगे आपसे 50 रुपीज़। सो ये इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। इसके सिवा इन्होंने जो बेसिक डिसिप्लिन है जो आपको ड्यूरिंग एग्जामिनेशन फॉलो करना है उसके बारे में बताया है। सो फ्रेंड्स, अंत में इन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स दिए हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स अनारक्षित जो है उनके लिए है 45%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 40%, ओबीसी के लिए भी 40% है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 35% है। तो इतने मार्क्स तो आपको लाने ही हैं। इसके सिवा इन्होंने दिया है जो आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट के साथ, जिनकी स्वहस्ताक्षरित आपको प्रति भेजनी है, उसकी डिटेल इन्होंने यहाँ पर दी है। तो ये टोटल 11 डॉक्यूमेंट्स इन्होंने यहाँ पर बता रखे हैं जिन्हें आप देख सकते हैं।